all unstable and their life is very less, है ना? So all these things we studied yesterday. And radius of nuclei, the way that was the important discussion of yesterday class. The radius of nuclei is given by r equals to r naught a k power 1/3. A is the mass number actually. This was the formula of the radius of nuclei. Student, this is very important formula for your examination purpose. A question definitely comes. Generally, 1 mark question can come from this formula. You can be given the ratio of mass number or any mass number of any atom, and you can be asked to find the radius of that particular nuclei. Okay, so that means, and A is the mass number. R naught is a constant. I told you R naught 1.25 into 10 raised to power minus 15 मीटर. तो रेडियस का जो ऑर्डर होता है न्यूक्लियाई की वो 10 रेज्ड टू पावर माइनस 15 मीटर होता है. ठीक है बच्चों. अब उसके अलावा मैंने कल एक और चीज प्रूव की थी. इन द लास्ट ऑफ द क्लास आई प्रूव दैट न्यूक्लियाई डेंसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. न्यूक्लियाई की जो डेंसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि अपन ने पूरा प्रूव करके देखा था कि न्यूक्लियाई डेंसिटी में कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं आ रही थी. और उसका जो ऑर्डर हमने सोल्व करने पे देखा था दैट वाज 10 रेज्ड टू पावर 18 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाज कमिंग. So that is also very important to understand that nuclei density remain constant. So that's all we discussed yesterday. Now today our topic is mass defect and binding energy. देखिए आज का नया टॉपिक हम ले रहे हैं इस चैप्टर में. इन द कंटिन्यूएशन ऑफ यस्टरडेज टॉपिक, कल वाले टॉपिक के कंटिन्यूएशन में हम ले रहे हैं मास डिफेक्ट. और एक्चुअली मास डिफेक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ वर्ड है, अटैच्ड वर्ड है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी. मास डिफेक्ट के साथ ही जो अटैच्ड वर्ड है दैट इज वी कैन से बाइंडिंग एनर्जी. दोनों टॉपिक्स को हम साथ साथ ही लेके चलते हैं हमेशा. मतलब बोथ द टॉपिक्स आर अटैच्ड टू ईच अदर. मतलब मास डिफेक्ट के साथ ही बाइंडिंग एनर्जी स्टडी की जाती है. सबसे पहले क्या है डिफेक्ट? वर्ड से हमारे मन में फीलिंग आ रही है डिफेक्ट मतलब कुछ कमी, कुछ शॉर्ट कमिंग, कुछ कमी है. किसकी कमी? मास की कमी. किसके अंदर? तो ये सारी बातें अब देखो हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब हम न्यूक्लियाई की बात करते हैं, सपोज वी टॉक अबाउट एनी न्यूक्लियाई, देन वी नो दैट द न्यूक्लियाई इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. सपोज आई टेक ऑक्सीजन, स्टेबल ऑक्सीजन आई टेक, then it will have 8 proton and 8 neutrons, correct? Any example you can take, not only oxygen, any example. एक arbitrary हमने कोई भी एटम उठा लिया, पिक कर लिया, let us ऑक्सीजन, और भी कुछ ले सकते थे, आयरन ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हो. हम तो एक एग्जांपल बता रहे हैं कि 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन सपोज हैं इस ऑक्सीजन के पास. तो हमारे मन में नेचुरल सी एक फीलिंग आती है कि इस न्यूक्लियाई का जो मास है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें कि 8 प्रोटॉन के मास को और 8 न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड कर दें. ठीक है, तो 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स मास एडेड टू ईच अदर, देन वी गेट द मास ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ ऑक्सीजन. डेफिनेटली वी शुड गेट द मास ऑफ द ऑक्सीजन न्यूक्लियाई, है कि नहीं? तो ये बात हमने सोची, हमने इन द सेंस साइंटिस्ट लोगों ने सोची कि भाई ऑक्सीजन का जो मास है वो होना चाहिए 8 प्रोटॉन का मास प्लस 8 न्यूट्रॉन का मास. लेकिन बाद में जब जैसे जैसे साइंस ने तरक्की करी तो एटम या न्यूक्लियाई मास को एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की कुछ टेक्निक्स आई, और उन्हीं टेक्निक में से एक टेक्निक थी मास स्पेक्ट्रोग्राफ. स्टूडेंट, मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप मान सकते हैं, ऐसी टेक्निक आप कह सकते हैं जिससे हम किसी भी न्यूक्लियाई के मास को प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं. मतलब हम न्यूक्लियाई के मास को मेजर कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. मतलब उसमें हमें फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को ऐड करने की जरूरत नहीं होगी, वो डायरेक्टली उससे हम न्यूक्लियाई का मास कैलकुलेट कर सकते हैं. वो उसका डिटेल अभी हमारे कोर्स में नहीं है और मैं यहाँ पे डिस्कस भी नहीं करना चाहूंगा उसको कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ के अंदर क्या होता है. वो फिर हम डेविएट हो जाएंगे हमारे टॉपिक से. एक्चुअली इतना आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी मशीन आप कह सकते हैं
जिससे किसी भी न्यूक्लियाई के मास को एक्यूरेटली प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं। दैट्स तो जब जैसे ऑक्सीजन की हम बात करें कि जैसे ऑक्सीजन के न्यूक्लियाई के मास को जब मास स्पेक्ट्रोग्राफ जैसे टेक्निक से मेजर करके देखा गया, ठीक है, ऑक्सीजन जैसे या कोई भी न्यूक्लियाई के मास को, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियाई हो सकता है, ऑक्सीजन इज ओनली एग्जांपल आई एम टेकिंग, कि किसी भी न्यूक्लियाई के मास को जब मास स्पेक्ट्रोग्राफ जैसी टेक्निक की हेल्प से कैलकुलेट किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो उसका जो एग्जैक्ट मास है, दैट एग्जैक्ट मास वाज नॉट इक्वल टू एग्जैक्टली द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और वी कैन से न्यूक्लियॉन्स। हमेशा हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग करने की बजाय हमें हमेशा हैबिट में रहना चाहिए क्या, न्यूक्लियॉन्स। तब साइंटिस्ट लोग सरप्राइज हो गए कि भाई 8 प्रोटॉन्स और 8 न्यूट्रॉन्स, जैसे ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं, तो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन के मास को ऐड करने पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो ऑक्सीजन का एक्चुअल मास होना चाहिए, तो मास स्पेक्ट्रोग्राफ से जो वैल्यू आ रही है वो उससे थोड़ी कम क्यों आ रही है, मतलब वो एग्जैक्टली 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन के मास के इक्वल क्यों नहीं आ रहा है। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि जब हम टेक्निक प्रैक्टिकली मास स्पेक्ट्रोग्राफ या मास मेजर करने की टेक्निक से किसी भी न्यूक्लियाई के मास को हम जब कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसा करने पर उसका जो एक्चुअली मास है, एग्जैक्ट मास है, वो एग्जैक्ट मास किसके इक्वल नहीं आता, उसके न्यूक्लियॉन्स के मास के इक्वल नहीं आता। तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक कमी आ जाती है मास में, और इस डिफरेंस, इस कमी को ही बोला गया है मास डिफेक्ट। अब आपके मन में यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे, आई विल डेफिनेटली आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विच मे बी इन योर माइंड, कि ये कहां से हुआ, ये क्यों हुआ, वो मास कहां चला गया, व्हाई डिफेक्ट क्रिएटेड, ये ऑल दिस थिंग, एवरीथिंग विल बी आंसर्ड, यू कीप कनेक्टेड विद द क्लास। तो 35 students are there in the class, good, but always some 4-5 students remain present, absent. Khushi Sukhwal आई है आज। Khushi Sukhwal, may I know, if you don't object, कि why were you absent so many days? If you are comfortable to tell, then you can tell why were you absent so many days in the online class, because I think you are coming after so many days. अभी आंसर नहीं देगी, मेरी आवाज तो आ ही नहीं होगी, ऐसी बात थोड़ी है। मैं आते ही सबसे पहले यही बात पूछता हूँ, एम आई ऑडिबल, और जब आपकी तरफ से हाँ आती देन आई स्टार्ट, तो इट मीन्स माई वॉइस इज रीचिंग टू खुशी सुखवाल आल्सो। सर आई वॉज नॉट वेल, ओह एक ही आंसर सब, इसने तो मेरा मुंह ही बंद करा दिया, बस खत्म, आई वॉज नॉट वेल। ठीक है भैया, ठीक है, ओके, बट यू शुड ट्राई टू रिमेन वेल एंड कॉन्टेक्ट, क्या बोलते हैं उसको, ज्वाइन द क्लास रेगुलरली। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ज्यादा तो क्या बोलेंगे। वन यश शर्मा इज आल्सो एब्सेंट, उत्कर्ष श्रीवास्तव इज नॉट देयर, मतलब वो फेमस चेहरे हैं। मतलब इसमें भी देखो, ऑनलाइन क्लास में भी एक पैटर्न मुझे देखने में मिल गया है कि जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, उनके प्रेजेंट रहने की आदत है तो प्रेजेंट रहेंगे, और जिनकी एब्सेंट रहने की आदत है वो एब्सेंट रहेंगे। कि फेमस, कुछ फेमस चेहरे हैं, कुछ फेमस नाम है, जो एब्सेंट रहेंगे तो एब्सेंट वही आएंगे हमेशा ही, हर दिन, और जो प्रेजेंट रहने वाले फेसेस हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। तो मतलब ये अच्छी बात है, वैसे तो प्रेजेंट रहने वाला तो अच्छी बात है, लेकिन एब्सेंट वालों को थोड़ी अपनी आदत सुधारनी चाहिए। तो मैं कह रहा था मास डिफेक्ट, तो समझ में आ गया। तो मास डिफेक्ट मतलब डिफरेंस ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, एंड मास ऑफ यू नो न्यूक्लियाई, एग्जैक्ट मास ऑफ न्यूक्लियाई। किसी भी न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियॉन्स का मास और न्यूक्लियाई का मास का जो डिफरेंस होता है, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज mass defect. Okay, so
दिस इज रिप्रेजेंटेड डेल्टा एम। सपोज किसी भी प्रोटॉन का, एक प्रोटॉन का मास हम एम पी ले लेते हैं और न्यूट्रॉन का मास अपन एम एन ले लेते हैं। लेट अस आई राइट द मीनिंग ऑफ सिंबल्स। प्रोटॉन का मास हम ले लेते हैं एम पी और न्यूट्रॉन का मास हम ले लेते हैं एम एन। ठीक है, तो प्रोटॉन मास इज एम पी, न्यूट्रॉन मास इज एम एन। देन जेड प्रोटॉन्स होते हैं, मैंने बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन को अपन जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे ए माइनस जेड। भाई ए इज द मास नंबर, उसमें से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दिए, दीज आर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाइड विद द each proton mass, each neutron mass, sorry. Then this is the mass of neutron, total mass of neutrons, total mass of protons, and this is combined the mass of nucleons. ये पूरा जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? मैं यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्रेकेट वगैरह सही कर देता हूँ। ये मिडिल ब्रेकेट हम लगा देते हैं, माइनस एम। कैपिटल एम इज द न्यूक्लियाई एग्जैक्ट मास, मतलब कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का कैलकुलेटेड मास। तो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एज द मास डिफेक्ट। अब जैसे ही हम मास डिफेक्ट का टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे ही हम मास डिफेक्ट को डिफाइन करते हैं, तुरंत हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, और वो किसी के भी दिमाग में आ सकता है। किसी के भी दिमाग में वो क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि न्यूक्लियन का मास इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ न्यूक्लियाई, कैलकुलेटेड मास ऑफ न्यूक्लियाई बाय द मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक्स। ठीक है, तो इसका आंसर आता है सेकंड टॉपिक। इस क्वेश्चन का आंसर है सेकंड टॉपिक, बाइंडिंग एनर्जी। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि न्यूक्लियर मास डिफेक्ट के साथ ही बाइंडिंग एनर्जी जुड़ा हुआ है। आइंस्टीन ने इस बात को डिकोड किया, डिकोड मतलब सुलझाया, कि ऐसा क्यों होता है कि किसी भी न्यूक्लियाई का मास एग्जैक्टली उसके न्यूक्लियन के बराबर नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, उनका ये कहना था कि कोई भी न्यूक्लियाई को बनाने के लिए सपोज जेड प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स काम करने लग जाता है। अभी न्यूक्लियर फोर्स एक्चुअली हम इसके बाद पढ़ेंगे, मतलब इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक हमारा न्यूक्लियर फोर्स ही है। न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियर के न्यूक्लियॉन्स को बांध कर रखने वाला, बाउंड करके रखने वाला फोर्स, जो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो साहब ये कहा गया कि जेड प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स का मास जब कंबाइंड होकर एक न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन कर रहा होता है तो न्यूक्लियर फोर्स वहां पे डेवलप होता है, और उसके कारण उनके बीच में एक टाइप की एनर्जी वहां पे लगती है, और उस एनर्जी के कारण वो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो बाउंड रहते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट रहते हैं, कंपोजिट रहते हैं। तो वो एनर्जी बोल रहा है कहीं बाहर से नहीं आती, वो एनर्जी कहीं बाहर से नहीं आती। एक्चुअली जेड प्रोटॉन्स और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स जब कंबाइन करके न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस, तो उन्हीं के मास का, देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं यहाँ पे, उन्हीं के मास का, किन्हीं के मास का? न्यूक्लियॉन्स के मास का ही कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा, कुछ फ्रैक्शन उस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जो एनर्जी उनको बांध कर रखती है। क्या बोला मैं? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई बाय द combination of Z protons and A minus Z neutrons under the effect of nuclear forces, a fraction of their mass converts into the form of energy, and this energy bounds the nucleons together under the influence of nuclear force. And this energy which bounds the nucleons means, again I am saying proton and neutrons,
This energy which bounds the nucleons, proton and neutrons to each other, this energy is basically called as the binding energy. तो यहां से अपन कंसेप्ट डेवलप करते हैं किसकी, बाइंडिंग एनर्जी की कंसेप्ट हम यहां से डेवलप करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी. आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी. मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है. व्हेन सम जेड प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स combine to each other to form a nuclei under the effect of nuclear forces, then a fraction of their mass converts into the energy. That energy binds the nucleons together inside the nuclei, and this energy is called as binding energy. तो समझ में आ गया मास इक्वल क्यों नहीं आया. ये मास इक्वल इसलिए नहीं आया क्योंकि इनके मास का कुछ पार्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. इसीलिए हमने, क्योंकि हम जब मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक से मेजर करेंगे तो न्यूक्लियाई का मेजर करेंगे, मतलब वहां तो न्यूक्लियाई ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी न्यूक्लियाई वहां पे फॉर्म्ड है, मतलब ऑलरेडी उसके अंदर एनर्जी है. तो इसीलिए हमने जब मास स्पेक्ट्रोग्राफ टेक्निक से न्यूक्लियाई का मास मेजर किया तो दैट मास वाज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स. तो समझ में आ गया. न्यूक्लियॉन्स के मास का और न्यूक्लियाई के मास का डिफरेंस काय में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में. और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाली इक्वेशन भी किसने बताई थी, आइंस्टीन ने बताई थी. आप लोगों ने पढ़ा 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन. तो वहां पे हो सकता है कि आपको पता नहीं बताया गया कि ये रिलेशन प्रैक्टिकली कहां पे ऑब्जर्व होता है. तो अब आपको हम समझा सकते हैं. नाउ यू कैन फील कि वो जो एमसी स्क्वायर वाला रिलेशन था, डेल्टा एमसी स्क्वायर या एमसी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये वाला रिलेशन आपने पढ़ा था, ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, जिसको आइंस्टीन, बड़ा फेमस इक्वेशन है ये, जनरल नॉलेज में भी आता है ये, नॉट ओनली इन फिजिक्स, इन जनरल नॉलेज इट इज आल्सो फेमस इक्वेशन कि मास ऑफ द पार्टिकल कन्वर्ट्स इनटू द एनर्जी यूजिंग द रिलेशन ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर. तो वो जो क्वेश्चन आपके मन में यदि आता हो या आपको पता नहीं, हो सकता पता भी हो कि where this equation actually follows in physics. तो अब आप समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियाई वाला जो पार्ट है, एटॉमिक लेवल पे जब बात करते हैं तब वहां पे अपन देखते हैं कि न्यूक्लियॉन्स की मास का ही कुछ पार्ट का में कन्वर्ट हो जाता है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. और यानी बाइंडिंग एनर्जी को निकालने का तरीका है एमसी स्क्वायर. अब यहाँ पे एम क्या है, एम इज द डिफरेंस ऑफ द मास ऑफ न्यूक्लियाई, सॉरी न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियाई, और जिसको अपने क्या बोला है, डेल्टा एम, दैट इज मास डिफेक्ट. यानी कुल मिला के एक सिंगल लाइन में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट्स कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. समझ में आ रही मेरी बात. एक सिंगल लाइन में यदि हमें बात करनी है बाइंडिंग एनर्जी के बारे में तो अपन बोलेंगे मास डिफेक्ट कन्वर्ट्स इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी. तो ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा था कि व्हेनेवर सम प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइन टू ईच अदर ए फॉर्म ए न्यूक्लियाई, then a part of their mass converts into energy. This energy combined together them inside the nuclei region entity, and this is called as binding energy. तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, मास डिफेक्ट converts in the form of binding energy. ठीक है, this energy binds the nucleons of nuclei inside the nuclei region. तो जो न्यूक्लियाई रीजन होता है उस न्यूक्लियाई रीजन के अंदर न्यूक्लियस को बांध कर रखने वाली एनर्जी क्या है,
बाइंडिंग एनर्जी। और क्या ध्यान रख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज आल्सो, बाइंडिंग एनर्जी इज आल्सो द मेजरमेंट ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी इज आल्सो द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियाई। हमेशा ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियाई, कोई भी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को मेजर करने का तरीका, पैमाना, मेजर, पैमाना इन द सेंस स्केल, रेफरेंस, यू कैन से, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। मतलब पीरियोडिक टेबल में आपको ये देखना है कि कौन से एटम का न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल मतलब उस न्यूक्लियाई में से रेडिएशन निकलने की पॉसिबिलिटी नहीं के बराबर है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी वैसे आपके हटा दिए गए, लेकिन उसमें बताते हैं हम कि रेडियो एक्टिविटी वो नहीं शो करेंगे। जो जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो रेडियो एक्टिव नहीं होता है, और जो अनस्टेबल होता है वो रेडियो एक्टिविटी में चला जाता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल वो माना जाता है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियाई। हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो आयरन की बताई गई है, फेरस की, Fe। तो उसके न्यूक्लियाई को क्या माना गया है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई माना गया है। अभी मैं एक कर्व बनाऊंगा आपके सामने, आई विल ड्रॉ ए कर्व रिप्रेजेंटिंग द ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाइंडिंग एनर्जी का एक तो ये हो गया, मास डिफेक्ट कन्वर्ट्स इनटू बाइंडिंग एनर्जी। तो इसलिए हमें बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आराम से पता लग गया। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो गया डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। सी का मतलब तो मुझे बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे तो, फिर भी बता देते हैं, कई बच्चों को नहीं पता हो। 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इज देयर। एंड डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम तो मैंने बता ही दिया ना अभी आपको। डेल्टा एम तो क्या है, मास डिफेक्ट जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस कैपिटल एम, दैट इज मास ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट। और वो मास डिफेक्ट आपको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बेसिकली न्यूक्लियाई के मास से मल्टीप्लाई, सॉरी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। ये टॉपिक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ 35 स्टूडेंट्स आर ऑन द बोर्ड, so now I think it is the right time to take the snapshot for the attendance purpose, because I think all the students are there in the class, because this figure is not now changing for very long time. So now I can think that only 35 students, that is okay, it can be considered good strength. But 8 students are not there in the class. That 8 students I expect they should also in the class. Maybe some reason is there, but now marriages are over now. शादी का सीजन अभी खत्म हो गया है कल, तो now you can come in the class. है, शादी का माल खूब उड़ा लिया आप लोगों ने। now marriages are over, now you can come. हेल्थ का तो देखो, हेल्थ का तो कुछ कह नहीं सकते, किसी की हेल्थ ज्यादा खराब है तो वो क्लास कैसे अटेंड करेगा, है ना। लेकिन इफ योर हेल्थ अलाउज देन बेड पे लेटे लेटे, कैमरा मत, कैमरा वैसे भी आप कहाँ दिखाते हो, कैमरा तो ऑन करते नहीं हो आप लोग बार बार कहने के बाद भी। तो आप लोग बेड पे बैठे बैठे भी, लेटे लेटे बीमार हो तो क्लास अटेंड कर लो। हम नहीं देखेंगे, आप कैमरा ऑफ करोगे तो हमें आप दिखोगे भी नहीं, है ना। वैसे कैमरा ऑन करना चाहिए, आपको पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन करते नहीं है। अब मैं दिन भर चिल्लाता हो रहूंगा कैमरा ऑन करो, मैं पढ़ाना भी तो पड़ता है, कोर्स भी तो कराना पड़ेगा ना बेटा। खैर, अब देखो हम बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला एक और यहाँ पे बनाते हैं। मतलब एक फॉर्मूला और यहाँ पे यूज होता है बाइंडिंग एनर्जी का। एक तो क्या हो गया कि यदि मान लीजिए हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किलोग्राम में है, तो उस वैल्यू को अपन डायरेक्ट सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट मैंने आपको कल ये बताया था कि जो हमारे बेसिकली सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, इनका मास हम एक यूनिट एएमयू में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि मान लीजिए आपको सारे मासेस एएमयू में दे रखे हैं, तो फिर आपको बाइंडिंग एनर्जी
निकालने के लिए और डेल्टा एमसी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाने के लिए आपको एएमयू को किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, डेल्टा एमसी स्क्वायर में आप यदि सी का वैल्यू रख रहे हैं 3 × 10⁸, दैट इज कॉल्ड मीटर पर सेकेंड, यानी एमकेएस यूनिट, तो आपका डेल्टा एम भी क्या होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। यदि वो किलोग्राम में नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द मास जो एटॉमिक लेवल पे आते हैं वो किस में आते हैं, हमारे एएमयू में आते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में आते हैं। तो अपन देखो एक नया फॉर्मूला लेके आते हैं। यदि मान लीजिए हमारा मास एएमयू में दिया हुआ है, यानी मास डिफेक्ट एएमयू में दिया हुआ है, तो हम बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत अच्छा तरीका है, आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा हुआ भी हो। पहले मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर या लेट अस अज्यूम, वी कैन राइट आल्सो, कि कोई न्यूक्लियाई का मास डिफेक्ट कितना है, 1 एएमयू है। ठीक है, हमने मान लिया कि किसी भी न्यूक्लियाई का जो मास है वो 1 एएमयू है। 1 एएमयू मतलब किलोग्राम में कितना है वो, 1.66 इंटू 10⁻⁻27, ये तो बताई थी वैल्यू मैंने। 1 एएमयू का कई बुक्स में 1.67 है, कई बुक्स में 1.66 है, बोथ आर करेक्ट। 1.66 1.67 बोथ आर करेक्ट, वो अलग अलग वैल्यू है वो, क्योंकि वो फिक्स नहीं है थोड़ा। तो अपन अब ये निकालते हैं कि यदि कोई न्यूक्लियाई का मास डिफेक्ट 1 एएमयू हो तो उसका बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा। तो अपन ने क्या किया, डेल्टा एमसी स्क्वायर लगाया, और मैंने बताया कि डेल्टा एमसी स्क्वायर के लिए डेल्टा एम क्या में कन्वर्ट होना चाहिए, किलोग्राम में। तो ऑलरेडी मेरा मास डिफेक्ट 1 एएमयू को मैंने क्या कर लिया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, देखो। तो दैट इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 और 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। इसको हम सोल्व करते हैं, चलिए। 1.66 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, बताइए आपको। 10⁻⁻27 और प्लस 16, 8 2 जा 16, तो -27 प्लस 16, ये हो गया 54, 14.94 आता है क्या, देखो। ठीक है, तो 14.94 इंटू 10⁻, दैट इज माइनस कितनी बची है, देखिए आप लोग, हाउ मच, 7 + 4 11 बची। अब ये एनर्जी काय में आ गई, आपकी जूल में आ गई। आई थिंक इट इज क्लियर। 14.94 × 10⁻11, यस दिवांशी वर्षा सब सही निकाल रहे हैं, ओके, ठीक, अच्छी बात है। देन इसको हम 1.6 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻19 से, तो ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। बताया था मैंने आपको कि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एक्चुअली एटॉमिक लेवल पे जो एनर्जी होती है वो जूल में इतनी कम होती है कि उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वीनियंटली यूज कर पाते हैं। तो समझ में आया, मास को एटॉमिक लेवल पे मास को कन्वीनियंटली यूज करने, रिप्रेजेंट करने का तरीका है एएमयू यूनिट, और क्या, एनर्जी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि जूल में वो एनर्जी आपकी 10⁻⁻3 -10 -10 -14 15 रेंज में आती है। तो इतनी कम एनर्जी जूल में बोलना कोई प्रैक्टिकली, इट इज नॉट appropriate, okay, so that's why we can write। तो एक्चुअली ये 9 नहीं आएगा वर्षा, 931 आता है एक्चुअली वैल्यू, जो आपको याद रखनी है। ये सिद्धेश शर्मा ने बोला है, सही है, 930.91 तो अपन राउंड आउट करके लेते हैं जो बुक्स वगैरह में, तो इसकी राउंडेड वैल्यू आती है 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए। इसको सोल्व करने में अप्रोक्सीमेटली क्या आना चाहिए, 9, हाँ सही है ना वर्षा, 931 9.31 10⁸8 लिख रही है ना वो, यस 8 लिख रही है। तो 8 को दो, जो 2 जीरो उसको इधर दे दो, तो 931 10⁻6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो दैट इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज 931 मेगा इलेक्ट्रॉन, यानी 1 एएमयू से 1 एएमयू मास डिफेक्ट से कितनी एनर्जी आई, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 की पावर इसको मेगा बोलते हैं। तो यदि मान लो हम ये बोले किसी भी न्यूक्लियाई का मास डिफेक्ट डेल्टा एम एएमयू, डेल्टा एम एएमयू है, डेल्टा एम एएमयू है, यदि ऑलरेडी वो मास डिफेक्ट डेल्टा एम एएमयू में ही गिवन है, किलोग्राम में नहीं, वो काय में गिवन है, एएमयू में है,
तो हमने देखा 1 AMU से कितनी मिलती है, 1 AMU था तो 931 MEV, तो डेल्टा एम को मल्टीप्लाई कर दो 931 से, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी, डेल्टा एम जो मास डिफेक्ट आपका एएमयू में है इंटू 931, और यूनिट लगेगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो एक अच्छा सा फॉर्मूला हमारे सामने तैयार हो गया, एक अच्छा सा पैटर्न, एक अच्छा सा ट्रिक तैयार हो गई। फॉर्मूला ही कहते हैं इसको भी है कि यदि कोई न्यूक्लियाई का मास डिफेक्ट या मास एएमयू में दिया हुआ हो तो फिर डेल्टा एमसी स्क्वायर की जगह आप इसको लगाइए। समझ में आ रही मेरी बात? यदि कोई न्यूक्लियाई का जो मास डिफेक्ट है वो एएमयू में गिवन है बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट में कह रहा हूं, एएमयू में गिवन है, देन यू शुड यूज, एक कौन आया, एक बच्चा आया कोई, हु हैज कम, नाम बताओ अपना, किसका आगमन हुआ है? अच्छा 37, ओके, कोई और ही था, कोई स्कूल का ही आदमी था, ठीक है स्कूल का ही था। 10:36 पे कोई आएगा तो उसको तो अब ऑनलाइन कैसे बाहर भगाए, क्लास में बैठे होते तो गेट आउट बोल देते हैं, ऑनलाइन में गेट आउट बोल दो तो वो अब ठीक है उन्हें कॉल बंद कर ले। ऑनलाइन में गेट आउट बोलने का तरीका ठीक है, बच्चा ही बोलेगा ठीक है मैं बंद कर लेता हूँ ना मोबाइल, हो गया गेट आउट। तो गेट आउट बोलने का ही मजा नहीं है, गेट आउट बोलने का मजा जब है ना जब बच्चे सामने बैठे हो, तब मजा है। भाग यहाँ से, लेट आया, यू हैव कम लेट, गेट लॉस्ट फ्रॉम द क्लास। और यदि हम ऑनलाइन बोल दें गेट लॉस्ट फ्रॉम द क्लास तो बच्चा माइक ऑफ करके बोल देगा यू गेट लॉस्ट फ्रॉम द क्लास, और वो अपना मोबाइल या कॉल क्या कर देगा, ऑफ कर देगा और वो सो जाएगा रजाई ओढ़ के। तो ना टीचर को मजा आया, बच्चे को तो मजा आ गया, टीचर को तो मजा ही नहीं आया है। तो ये वाली बात है। खैर, डेल्टा एम इंटू 931 समझ में आ गया। यदि कोई मास डिफेक्टेड डेल्टा एम एएमयू में दिया हुआ हो, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ हो, तो बाइंडिंग एनर्जी निकालने का तरीका क्या रहेगा बच्चों, उसको 931 से मल्टीप्लाई कर दो, और यूनिट क्या रहेगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV। उस बाइंडिंग एनर्जी की यूनिट क्या रहेगी, MEV। आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि डेल्टा एमसी स्क्वायर अप्रोच के अलावा भी हमारे पास एक अप्रोच होती है। हालांकि ये डेल्टा एमसी स्क्वायर से ही आया है नो डाउट, लेकिन फिर भी ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं कि डेल्टा एम एएमयू में, हाँ किलोग्राम में तो नहीं करना, यदि मास डिफेक्ट किलोग्राम में तो इसको यूज नहीं करना, फिर तो डेल्टा एमसी स्क्वायर ही लगा देना। और यदि मास डिफेक्ट एएमयू में है तब इसको यूज मत करना, डेल्टा एमसी स्क्वायर को, इसको यूज कर लेना। आई थिंक इट इज क्लियर। और ज्यादातर आप जब क्वेश्चंस वगैरह देखोगे ना इस चैप्टर के, आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको देखिए कि आप यही वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज है, वहां पे मास भी कायम में दिया हुआ मिलेगा। ज्यादातर आपको 99% केसेस में न्यूक्लियर चैप्टर के जो क्वेश्चंस आप करेंगे एग्जाम पर्पज से, तो उसमें आपको मास एएमयू में ही मिलेगा और एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। वहां पे किलोग्राम जूल का कोई काम नहीं होता एटॉमिक लेवल पे, क्योंकि उसमें बहुत कम होते हैं ना, माइनस पावर में आते हैं तो मजा नहीं, अप्रोप्रिएट नहीं रहता मामला। अब इसमें एक टॉपिक आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द बी बार इक्वल्स टू बी अपॉन ए, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, ठीक है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर, मतलब जिस भी न्यूक्लियाई की आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हो, यदि उसको उसी न्यूक्लियाई के मास नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, देन वी गेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमें क्या मिलती है बच्चों, पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी मिल जाती है, वी गेट अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो अब यहां पर एक कर्व बताया गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर, ए को अपन बोलते हैं मास नंबर, और बी बार, बी पे बार लगा दिया, ये देखो तरीका देख लो, बी पर एक बार लगा दिया, दिस डैश टाइप ये लाइन जो मैंने खींची है दैट इज कॉल्ड बार, तो बी बार बोलते हैं इसको, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर। तो वर्सेस कर्व, एक कर्व है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ये आपकी एनसीईआरटी में बताया भी गया है, ठीक है।
और इस कर्व से हमको पता लगता है कि कौन से न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं और कौन से न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, और रेडियो एक्टिविटी कौन से न्यूक्लियाई शो करते हैं। तो ये सारी बातें हम इस कर्व से मिलती है। तो ये कर्व एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला कर्व है। ये स्टैंडर्ड कर्व है एक्चुअली। दिस कर्व इज ए स्टैंडर्ड कर्व। दिस कर्व इज मे बी ड्रॉन वाज ड्रॉन बाय द स्टैंडर्ड डेटा। लेबोरेटरी में साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स को कलेक्ट करके ये कर्व उन्होंने बताया। और ये कर्व एज इट इज इसी शेप में क्या होता है आपके आज बुक्स में बना हुआ है, और आप इस कर्व को किसी बुक्स में देखेंगे तो आपको इसी शेप में मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, तो यू कैन सी दिस कर्व लाइक दिस। नाउ एन एक्स एक्सिस दिस इज बाय मास नंबर ए, and then y axis let us say it is b bar, that is b by a, binding energy per nucleon we take। तो ये कर्व कुछ इस तरह का आता है। एक्सट्रीमली लाइटर न्यूक्लियाई यानी ए जीरो, यानी यहां से हाइड्रोजन यहां से स्टार्ट होगा जीरो, फिर हाइड्रोजन वन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम और कई आपका पूरा पीरियोडिक टेबल में पे हम दिखाएंगे। तो अलग अलग मास नंबर। तो इसमें देखो ये ग्राफ कुछ कैसे मिलता है इस तरह से। ये स्टैंडर्ड कर्व है और ये देखो ये कांस्टेंट हो जाता है और फिर ये आपका नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए आप, ये आपका जो है पीक, ये आपका पीक मिल गया, और ये आपका तकरीबन 50, और यहां से लेके तकरीबन 150। ये मैं स्केलिंग नहीं कर रहा थोड़ा मैं इसको, और यहां से आपका बाइंडिंग एनर्जी डाउन होना शुरू हो गया है। और ये मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी होती है वो किसकी होती है, Fe की होती है, फेरस। ठीक है, Fe की बाइंडिंग एनर्जी, Fe का ये बताओ कितना होता है, बताओ। Fe जो हमारा आयरन होता है उसका मास नंबर क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर मत बता देना, मास नंबर। आई थिंक एटॉमिक नंबर 29 होता है या 28 के आसपास होता है। A56 होता है, यस। तो ऑल आर सेइंग 56, दिवांशी प्रज्ञा प्रशा। तो ये आपका 50 है, तो इसको थोड़ा और अपन यहाँ से पीक ले लेते हैं। ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होके और इस तरह से, तो सबसे ज्यादा जो होता है ना वो 56 वाला होता है, जिसका मास नंबर 56 Fe है ना, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी। और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है। ये ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब 56 के आसपास रहती है, लाइक 55.6 50, मतलब सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली ये जो वैल्यू है ना ये 7 के आसपास आएगी, 7.5 7.6। हालांकि वैल्यूज आपसे नहीं पूछता है, एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको ग्राफ का शेप और ग्राफ में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी वाला जो न्यूक्लियाई है वो कौन है मैं बता देता हूँ। फिर भी आपको ये 7.6 होती है। Fe की जो सबसे ज्यादा वैल्यू बताई गई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो 7.6 MeV पर न्यूक्लियन होती है। ठीक है, तो ए 50 से लेके तकरीबन 150 तक हमारी पीरियोडिक टेबल में बात करें तो 50 से लेके लगभग 150 तक ये जो बाइंडिंग एनर्जी है 7.6 के आसपास रहती है, लाइक 7.2 हो गई, 7.1 हो गई, 7.3 हो गई, और उधर फिर 7.7, लाइक मतलब वो 7.6 के डेसिमल में ही घूमती रहती है आसपास। कहां से कहां तक, ये मास नंबर 50 से लेकर 150, और 150 के बाद फिर रैपिडली क्या होती है, इसको थोड़ा रैपिडली डिक्रीज अपन कर देते हैं, और इसको इतना रैपिडली भी डिक्रीज नहीं करना है आपको, धीरे धीरे यहीं से ये डिक्रीज होना इस तरह से शुरू हो जाता है। और इसके बाद फिर ये आप देख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी जो है आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी ए इक्वल्स टू 150 के बाद जो बाइंडिंग एनर्जी है वो रिड्यूस होने लग जाती है। और बाइंडिंग एनर्जी का मतलब मैंने आपको बताया था, बाइंडिंग एनर्जी इज द मेजरमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। बाइंडिंग एनर्जी जो है वो न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी का मेजरमेंट माना गया है। तो सीधी सीधी बात है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल में ए इक्वल्स टू 50 से लेकर क्या बोलते हैं 150 तक के जो न्यूक्लियाई हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई का मतलब होता है कि उन न्यूक्लियाई को ब्रेक नहीं कर सकते, उनको फिशनाइज नहीं कर सकते, उन न्यूक्लियाई में से आप रेडिएशन नहीं निकाल सकते, निकलते नहीं है, मतलब अपने आप भी नहीं निकलते हैं। तो दीज आर कॉल्ड एज द स्टेबल न्यूक्लियाई वी कैन से। एंड आफ्टर 150, बियॉन्ड 150 व्हेन वी गो अप टू लाइक जैसे यूरेनियम 235, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम, थोरियम, दीज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। आपको पता भी होगा, उस बताया जाता है केमिस्ट्री वगैरह में।
तो एक्चुअली वो रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं, तो उसका आंसर इस ग्राफ से मिलता है कि 150 के बाद जो मास नंबर आ रहे हैं हमारे, रैपिडली उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो रिड्यूस होने का मतलब क्या हो रहा है, उनकी स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, दे आर बिकमिंग लेस स्टेबल। सो ड्यू टू द लेस स्टेबिलिटी दे हैव टेंडेंसी टू रेडिएट। कोई भी न्यूक्लियाई में से रेडिएशन क्यों निकलता है, अल्फा बीटा गामा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, आई होप कि अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन का नाम आपने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, ये छोटी क्लासेस में आते हैं कहीं ना कहीं। तो वहां पे आपने इनको पढ़ा होगा, देखा होगा, इतना डिटेल से नहीं पढ़ा होगा लेकिन आपने नाम तो सुना ही होगा। तो ये जो अल्फा बीटा गामा जो होते हैं ये कहां से निकलते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियाई से निकलते हैं। इनका जो ओरिजिन होता है वो न्यूक्लियाई होता है, लेकिन हर किसी न्यूक्लियाई से नहीं निकलते। वो किन न्यूक्लियाई से निकलते हैं, जो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाते हैं, मतलब जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, अनस्टेबिलिटी होने के कारण ये रेडिएशन निकलते हैं। ताकि वो न्यूक्लियाई क्या करता है, इन रेडिएशन को निकाल के स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है। तो आई मेरी बात समझ में कि हमारी पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीमली लाइटर न्यूक्लियाई में भी यही दिक्कत आ रही है। एक्सट्रीमली लाइटर न्यूक्लियाई जो हाइड्रोजन है, दैट इज आल्सो वेरी लेस स्टेबल, उसके न्यूक्लियाई भी बहुत स्टेबल नहीं है। लेकिन एक्सट्रीमली लाइटर न्यूक्लियाई तो क्या होता है, बाइंड टूट नहीं सकता, वो तो रेडिएट कर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, कंबाइन करने की टेंडेंसी रखता है अंडर द सुटेबल कंडीशंस। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। कि एक्सट्रीमली लाइटर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन जैसे न्यूक्लियाई का आपस में कंबाइन करके रिलेटिवली ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियाई बनाना, रिलेटिवली ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का न्यूक्लियाई बनाना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द, वी कैन से एज ए न्यूक्लियर फ्यूजन, उसको तो फ्यूजन बोलते हैं। और जो 150 के बाद वाले हैं, यूरेनियम, नेप्च्यूनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इनकी टेंडेंसी क्या है, दे आर हैवी न्यूक्लियाई, क्योंकि बहुत हैवी न्यूक्लियाई हो गए, मास नंबर बहुत ज्यादा हो गया इनका, तो दे आर कंसिडर्ड एज द हैवी न्यूक्लियाई। हैवी न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी भी कम हो गई, तो वो बाइंडिंग एनर्जी कम होने के कारण उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि वो लाइटर न्यूक्लियाई में टूट के ब्रेक होने की टेंडेंसी रखते हैं। तो हैवी न्यूक्लियाई अपनी बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हैवी न्यूक्लियाई से लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखते हैं, जिसे अपन बोलेंगे न्यूक्लियर फिशन। क्या बोलेंगे उसको अपन, न्यूक्लियर फिशन बोलेंगे। और लाइटर न्यूक्लियाई, एक्सट्रीमली लाइटर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन, वो एक दूसरे से सुटेबल कंडीशन, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं, सुटेबल कंडीशन। वो सुटेबल कंडीशन क्या है बताएंगे अभी आपको, हम अलग से पढ़ाएंगे, इस टॉपिक अलग से भी आएंगे अभी, न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन। तो सुटेबल कंडीशन में जब वो एक दूसरे से कंबाइन कर लेते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, तो रिलेटिवली ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का एक न्यूक्लियर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इस ग्राफ से हम न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की दो फिनोमिनाओं का रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई वो फिनोमिना क्यों होती है और उनको एक्सप्लेन होने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो दिस इज, और जो मिडिल पोर्शन है ग्राफ का, हमारी पीरियोडिक टेबल का मिडिल पोर्शन ए इक्वल टू 50 से तकरीबन 50 तक का, उसके न्यूक्लियाई ऑलमोस्ट क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, उनसे कोई तरह का रेडिएशन नहीं निकलता, उनमें ना तो कोई फिशन होता है ना कोई उनमें फ्यूजन होता है, दे आर कॉल्ड एज ए स्टेबल न्यूक्लियाई, उनको अपन क्या कहते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई बोलते हैं। सो दिस इज द बेसिक कंडीशंस इन रिगार्डिंग दिस। ओके, तो ये है हमारा बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर वर्सेस मास नंबर कर्व, इसको हम बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर दिस कर्व, वी कैन से नाउ। अब इस कर्व के आधार पे, हाँ एक बात मैं आपको बता दूं, कई बच्चों के मन में ये बात आ रही होगी बाइंडिंग एनर्जी रिड्यूस होने क्यों लग जाती है, तो उसका कारण मैं बता देता हूं आपको। एक्चुअली 150 के बाद बाइंडिंग एनर्जी इसलिए रिड्यूस हो जाती है क्योंकि जो आपके न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उन न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स हमें पढ़ाया ही नहीं है, वहां पे पढ़ता दूंगा मैं। न्यूक्लियर फोर्स हमारा अगला टॉपिक है इसके बाद वाला, अब वो तो शायद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे हम। फिर भी आपको थोड़े बता देता हूँ ब्रीफली कि वहां पे प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होता है, उस रिपल्शन को न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, थोड़ा सा क्या करता है, डोमिनेट करके रखता है। लेकिन जैसे जैसे मास नंबर बहुत ज्यादा हो जाता है, 150 के बाद आ जाता है, 200 के आसपास आ जाता है, तब वो जो रिपल्शन है वापिस अपना असर दिखाने लग जाता है और न्यूक्लियर फोर्स उसको डोमिनेट नहीं कर पाता। तो प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस प्लस है ना, तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन काम करेगा ना, कूलाम लो, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, मैं उस रिपल्शन की बात कर रहा हूं।
तो प्रोटॉन्स के बीच में होने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो होता है वो जब 200 तक मास आता है तो वो बेसिकली अपना असर दिखाने लग जाता है, वो अपने एग्जिस्टेंस को शो। और उसके पहले क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स एक अलग फोर्स होता है, वो उसको दबाए रखता है, दबाए इन द सेंस वो उसको डोमिनेट रखता है। तो इसीलिए वो रिपल्शन एक्चुअली अपना असर दिखाने लग जाता है, वो डोमिनेशन करने लग जाता है। इसीलिए 200 के बाद जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होने लग जाती है, उनमें अनस्टेबिलिटी आ जाती है। और अनस्टेबिलिटी को दूर करने का तरीका क्या है, फिशन। वो फिर क्या करते हैं, फिशन होता है, अपने आप भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। और जो अपने आप फिशन होता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, जो इस बार हमारे कोर्स से डिलीट मार दी गई है, जो नहीं करनी चाहिए थी। बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि रेडियो एक्टिविटी शुड हैव बीन इन द कोर्स, ये कोई डिलीट करने लायक टॉपिक नहीं है। ठीक है, कर दी तो कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे आपको, बाद में पढ़ा देंगे। तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगला टॉपिक हमारा क्या चलेगा इसमें, न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद हमारा चलेगा न्यूक्लियर फोर्स, जिसमें हम, और उसके बाद फिर न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन। बस इतना सा चैप्टर रह गया, मतलब पूरा रेडियो एक्टिविटी उन्होंने गायब कर दिया। हम आपको पढ़ाएंगे लेकिन रेडियो एक्टिविटी अभी नहीं पढ़ाएंगे, तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पढ़ाएंगे, डोंट वेरी। थैंक यू सर। थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू बोलने के लिए बच्चे। थैंक यू सर। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल। धन्यवाद सर। हिंदी दिवस मना रहे हैं बच्चे, धन्यवाद। तो अच्छी बात है, हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, बोलनी चाहिए।